हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी अगली फिजिक्स की वीडियो, जिसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी व आरआरबी के अन्य एग्ज़ामों एनटीपीसी टेक्नीशियन और एएलपी जैसे एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि साइंस की इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में कितनी है, तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए हम लोग अपने प्रश्नों के संग्रह को लेकर आए हैं, ताकि तैयारी आपकी कंप्लीट हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके अपना अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला। इसके पहले हम लोग 1760 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं आगे की प्रीवियस वीडियो में। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 1761 नंबर क्वेश्चन कि एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं। मतलब एक परिमाणित्र जो होता है उसकी कोर को पटलित करने का मतलब कि उस पर लेमिनेशन क्यों करते हैं, मतलब किसी चीज़ की परत क्यों चढ़ाते हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भंवर धारा की हानि को कम किया जा सके। इसीलिए उसे पे क्या कर दिया जाता है, तो पटलित कर दिया जाता है, लेमिनेशन कर दिया जाता है या किसी चीज़ की परत चढ़ा दी जाती है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है। सामान्य ट्रांसफार्मर जो होता है वह एसी धारा पर कार्य करता है। सामान्य ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी धारा पर कार्य करता है, जबकि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर डीसी पे, लेकिन सामान्य पूछ रहा है इसलिए एसी पर। कह रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में देख लेते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन कि कुंडलन में प्रतिरोध नहीं होता है। हाँ, कुंडलन जो होती है उनमें उनमें प्रतिरोध नहीं होता है। फिर कह रहा है कि क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। क्रोडों में भी हानि से बचाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, तो नहीं होता है, सही बात है। तीसरा कह रहा है कि क्रोड अनंत पारगम्यता होती है, मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा चुंबकशीलता होती है। हाँ बिल्कुल। तो यह तीनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल्य अवयव नहीं है। तो मूल्य अवयव नहीं है तो वह इसका सही जवाब होगा परस्पर अभि अभिवाह। मतलब कि परस्पर अभिवाह का मतलब होता है म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स मतलब कि जो तरंगे निकलती हैं उनमें क्या होता है, ये परस्पर ट्रांसफार्मर के मूल अवयव नहीं है। तो परस्पर अभिवाह या म्यूचुअल फ्लक्स जो होते हैं वह इसके मुख्य अवयव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत जवाब है, मतलब सही है यहाँ पे, वही इसका अवयव नहीं है। अगला कह रहा है ट्रांसफार्मर को निरूपित किया जाता है। तो किसमें निरूपित किया जाता है, धारा एवं वोल्टेज दोनों में। धारा एवं वोल्टेज दोनों में ट्रांसफार्मर को निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को कहा जाता है। तो पतले तार को क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट ही क्या करता है, प्रकाश देता है। जो पहले 10 रुपए के बल्ब आते थे उसमें फिलामेंट लगा होता था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो आर्गन और नाइट्रोजन, जहाँ पे N2 और Ar दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। Ar और N2 ऑप्शन नंबर डी देखिए दिया है, तो यही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वो फिलामेंट जो बनता है वो किस धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे नाइक्रोम का किस उपकरण में, किस विद्युत उपकरण में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जोड़ा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ग्रीन पेपर आरआरबी जेई में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है, अन्य एग्जामों में भी पूछा हुआ है। तो स्ट्रीट लाइटों के बल्बों को जोड़ा जाता है तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब कमेंट करके बताएंगे कि श्रृंखला श्रेणी में किसको किसको जोड़ा जाता है। आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है। तो फिल इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे कह रहा है कि विद्युत बल्ब का सूत्र आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो उच्च होती है और इसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। तो प्रतिरोधकता और गलनांक के उच्च होने के कारण ही स्क्वार्ट्ज टंगस्टन का प्रयोग फिलामेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो किस धातु का फिलामेंट बनाने के लिए, तो टंगस्टन। देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो, 18 में, 14 में, ये सब यही क्वेश्चन रिपीट रिपीट करके आते हैं। अब आ गए हम लोग इलेक्ट्रिक सेल पर, विद्युत सेल से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। तो कह रहा है कि फिल करना है आपको, चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो कौन मदद करेगा, तो बैटरी जब आप लगा देंगे तो उनके चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो बैटरी इसका सही जवाब होगा। कह रहा है कि बैटरी को किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रकार प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है, मतलब ऊर्जा किस रूप से किस रूप में बदलती है। तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है और वह किस में बदलती है, तो प्रकाश ऊर्जा में। जो ऑप्शन दिया होगा वही इसका सही जवाब होगा। देखिए दूसरा दिया है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तभी तो प्रकाश निकलता है। अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इनमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को क्या करना होता है, खर्च करना होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है, तो बैटरी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है कि 1777 नंबर क्वेश्चन की बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैटरी की क्षमता याद रखिएगा कि किस में नापी जाती है, एम्पियर घंटा में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदले तो वह कौन बदलता है, तो वह बदलता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलती है। कह रहा है निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सा चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो सेल या बैटरी जो होती है वो चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करती है। अगला कह रहा है कि सतत धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे के टर्मिनलों के बीच जोड़ना होता है। तो क्या जोड़ना होता है, बैटरी को। बैटरी जोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन आ गया चुंबकत्व से, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है। तो आप जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और अपने अंगूठे के बीच के जो कोण को देखेंगे तो वो 90 डिग्री का बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 1782 नंबर क्वेश्चन की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है। तो किसके कारण होती है, तो कुंडली में गुजरने वाले चुम्बकीय अभिभाव में परिवर्तन के कारण। मतलब अभिभाव का मतलब होता है चुम्बकीय फ्लक्स। कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तथ्य का क्या तात्पर्य है, चुंबकीय क्षेत्र कि हमेशा क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी एक बार इसका देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होगा कि क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक समान एक अद्वितीय मान होता है। मतलब कोई भी बिंदु आप देख लीजिए तो उस पर क्या होता है, एक समान अद्वितीय मान होता है। तो यही कह रहा था क्वेश्चन की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इस तथ्य का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा अद्वितीय होता है। मतलब ये एक दूसरे के मान को नष्ट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि डायनमो में विद्युत धारा किस सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न होती है। तो किस सिद्धांत का उपयोग करके, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि दो कुंडलियां, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली बनी होती है, तो प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा ही क्या होती है, धाराएं इधर से उधर परिवर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की
अवधारणा पर आधारित नहीं है। तो कौन आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, विद्युत फ्यूज। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से फिर कह रहा है कि पहला वाला गलत हो जाएगा एक तरह से। देखिए, कह रहा है कि ये छड़ चुंबक है, ऐसा छड़ चुंबक है, तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में, इस सेंटर जो होता है केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। ऐसा नहीं है, सभी जगह क्या होती हैं, समान होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। कह रहा है कि कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है, तो क्या होती है? तो ध्रुव से निकलने वाली रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। तो धारा यदि बदल दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक की ध्रुवता क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि शरीर के अंदर उत्पन्न उत्पन्न चुम दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवि प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एमआरआई आपने सुना होगा, एमआरआई स्कैन। तो दुर्बल उसमें क्या होती है? दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करके छवि प्राप्त की जाती है अंगों की। तो एमआरआई स्कैन में क्या किया जाता है? दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी उंगली क्रमशः, जो मध्यमा उंगली होती है वह धारा को प्रदर्शित करती है, और जो तर्जनी उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, तो ऑप्शन नंबर जहाँ भी होगा धारा और चुंबकीय क्षेत्र वही इसका सही जवाब होगा। देखते हैं ऑप्शन। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में धारा और चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, यही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफआई का मतलब विद्युत वाहक बल होगा। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर जो ईएमएफआई होता है वह शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो संकेंद्री वृत्त होते हैं। कोई भी यदि धारावाही चालक है उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो संकेंद्रित वृत्त जैसा बनता है। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है अगला कि छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो कैसी होती है? सी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के भीतर की बात कर रहा है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सी विधि है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, अर्थात धारा की दिशा बदलने पर उनके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है या उनके ध्रुवों को बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अर्थात केवल एक इसका सही जवाब होगा। केवल एक यहीं पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। अगला कह रहा है कि एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? तो वह किस प्रकार की होगी? तो वह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर दूरी के साथ वह क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र घटता है। यदि दूर से आप देखेंगे तो आपने देखता है ना, जैसे मान लेते हैं कहीं पे तार है, तो तार के कुछ ही आस ही पास उसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो कुछ ही आस ही पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूर आप जाते हैं तो घटता चला जाता है, अर्थात कोई आपको महसूस नहीं होता। जैसे आप अर्थिंग आप देखते होंगे अपने घरों में, तो जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ ज़्यादा धाराएं होती हैं और दूर आपको करंट नहीं लगता है। तो वही सब चीज़ें हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो स्पर्शज्या से क्या किया जा सकता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी।
अगला कह रहा है कि जब एक धारावाही तार एक चुंबक क्षेत्र के क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिण ध्रुव नीचे की दिशा में होता है, तो तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है, तो वह होती है पश्चिम से पूरब की ओर। जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं वो किधर बहते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर बहते हैं, याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दे कि जब एक धारावाही चालक में एक चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज रूप से रखा जाता है और उत्तरी सिरा ऊपर की ओर, दक्षिण सिरा नीचे की ओर हो, तो दक्षिण सिरा की ओर विक्षेपित होता है, तो तार में इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी वह कैसी होगी? पश्चिम से पूरब की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब कुंडली की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण होगा, तो वह कितना होता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर सी 45 अंश, 90 अंश। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी 90 अंश होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो दिशा और उनके तल के बीच का जो कोण होगा वह 90 अंश होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो वह कैसी होती हैं? संकेंद्रीय वृत्त। देखिए एक जगह और पूछा था यह क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं। दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट ही आपका हमें आगे और मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।